आज हम वोकैबुलरी सेक्शन में करेंगे फिलॉसफी के वर्ड्स की बातें। बहुत सारे पैसेजेस ऐसे होते हैं जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में फिलोसफिकल होते हैं, और फिलॉसफी की एक अंडरस्टैंडिंग तो पूरी जिंदगी लग जाती है समझने के लिए। पर कुछ बेसिक वर्ड्स अगर हम कर लें तो हम इन पैसेजेस को काफी अच्छे से हैंडल कर सकते हैं। सो आज के लेक्चर का मेरा ये प्रयास है कि मैं आप सबको कुछ ऐसे फिलॉसफी के वर्ड्स या कॉन्सेप्ट्स बता सकूं जिससे आप एक बेसिक स्ट्रक्चर डेवलप कर सकते हो। उस बेसिक स्ट्रक्चर के ऊपर आप अगर गूगल सर्च करोगे तो आप कुछ उसके ऊपर अपने रीडिंग्स भी स्टैब्लिश कर सकते हो। फिलॉसफी की डेफिनेशन हम थोड़ी देर में आएंगे, और उसके पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजीज को समझ लेते हैं। जो सबसे पहला टर्म मैं चाहता हूं कि आप समझें वो है द एब्सोल्यूट। सो द एब्सोल्यूट आप कह सकते हैं कि जो सब जगह है, जो ऐसी रियलिटी जो सबका बेसिस है, और ये एक सिंगल प्रिंसिपल के ऊपर है। सो कुछ थिंकर हैं वो इसको भगवान से जोड़ देते हैं। कुछ थिंकर जो हैं वो इसको कहते हैं भगवान नहीं है, द एब्सोल्यूट अलग है और भगवान अलग है। और जो है कि जो है वो एब्सोल्यूट ही है। और कुछ थिंकर हैं जो दोनों में से कुछ को भी नहीं बिलीव करते हैं। तो जो सबसे क्लोजली एसोसिएटेड है एब्सोल्यूट के टर्म्स में, अगर आप कोई फिलोसफर को पढ़ना चाहेंगे तो मेरे हिसाब से आप हीगल की रीडिंग करिए, या तो उनके विकिपीडिया पेज पे जाइए। सो हीगल आपको काफी बेहतरीन लगेंगे। अगला जो शब्द है वो है एस्थेटिक्स, और एस्थेटिक्स जो है बेसिकली फिलोसफी का एक ब्रांच है। और ये जो है कंसर्न होता है कि आर्ट के प्रिंसिपल्स क्या हैं और जो ब्यूटी का नोशन है वो क्या है। सो एस्थेटिक्स आपको ब्यूटी के कॉन्सेप्ट के बारे में बताती है, और आपको बताती है कि आर्ट का बेसिक प्रिंसिपल क्या है। नेक्स्ट वर्ड जो है वो एजेंट है। और एजेंट आपने बहुत बार सुन रखा है, एजेंट शब्द जो है डबल एजेंट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। पर फिलोसफी में जो भी शब्द यहाँ आ रहे हैं आपने सुन तो बहुत सारे शब्द रखे होंगे, फिलोसफी में थोड़ी सी इनकी मीनिंग जो है वो अलग हो जाती है। तो आपको उस मीनिंग के कॉन्टेक्स्ट में उन पैसेजेस को पढ़ना है। तो जिसको कहते हैं कि जो करने वाला है वो है एजेंट। और इसका कॉन्टेक्स्ट बनता है डुअलिटी से, कि एक है करने वाला और एक है जानने वाला। सो एक है डूइंग सेल्फ और एक है नोइंग सेल्फ। और एजेंट वो सेल्फ है जो डिसाइड करता है या चूज करता है एक्ट करने के लिए। तो एजेंट जो है वो है करने वाला, द डूइंग सेल्फ। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है एनालिसिस। और एनालिसिस आप कह सकते हो कि आप खोज कर रहे हो एक डीपर अंडरस्टैंडिंग की किसी भी चीज की। और वो कैसे कर रहे हो? आप किसी भी चीज को इतना छोटे 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 टुकड़ों में बांट के उसके ऊपर क्लोजली जो है अपने थॉट प्रोसेस को रन करते हो। और वो सारे हिस्सों, जो छोटे छोटे हिस्से हैं, उनको आप जो है बेसिकली डीपर थॉट्स के थ्रू डेल्व करते हो। और इसके ऑपोजिट में एक वर्ड आता है जो आप याद रखिए, वो वर्ड है सिंथेसिस। और वो आगे आएगा सिंथेसिस, आप समझेंगे उसको। और जो नेक्स्ट वर्ड है जो आपको जानना है वो है एनालिटिकल फिलॉसफी। एनालिटिकल फिलॉसफी एक ऐसा व्यू है जो एनालिसिस के माध्यम से जो है सारी सत्य की खोज या सारे सत्य की क्लैरिफिकेशन करना चाहता है। किन चीजों की क्लैरिफिकेशन? तो कभी कॉन्सेप्ट की, किसी स्टेटमेंट की, किसी मेथड की, और किसी आर्ग्यूमेंट की, और किसी थ्योरी की भी। और कैसे करना चाहता है? तो एनालिटिकल होके करना चाहता है। एनालिटिकल क्या है? तो आप उनको टुकड़ों टुकड़ों में बांट के आप उनके ऊपर सोचते हो, उसके बाद करते हो। अगला शब्द है आपका जो है वो है एनालिटिकल स्टेटमेंट। तो ऑब्वियसली एक स्टेटमेंट है, कैसा स्टेटमेंट है? वो स्टेटमेंट ऐसा स्टेटमेंट है जिसके सत्य और झूठ होने का, जिसके ट्रू और फॉल्स होने का जो है आप पता कर सकते हो। किसके मेथड से कर सकते हो? जब एनालिसिस करोगे उसका तो आपको पता चल जाएगा कि ये स्टेटमेंट
ट्रुथ था कि ये स्टेटमेंट फॉल्स था। और अगर आप नहीं कर पा रहे हो वो पता उस स्टेटमेंट के बारे में, तो वो स्टेटमेंट एनालिटिक स्टेटमेंट नहीं रहेगा, वो स्टेटमेंट हो जाएगा सिंथेटिक स्टेटमेंट। नेक्स्ट शब्द पे आते हैं, बहुत ही खूबसूरत शब्द है, बार बार यूज किया जाता है, ये शब्द है एंथ्रोपोमॉर्फिज्म। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म क्या है भाई? तो अब हम इंसानों की एक आदत है, अगर हम ध्यान से सोचें तो हमारे खुद की जो इंसानों की जो खुद की कैरेक्टरिस्टिक होती है, हम वो बहुत बार किसी ऐसी चीज पे अटैच कर देते हैं जो इंसान होते नहीं है। अब आप जैसे देख लो किसी एडवर्टाइजमेंट में, तो एसी को आदमी बना दिया जाएगा, पंखे को आदमी बना दिया जाएगा। या अगर आप भगवान के बारे में ही ले लो, तो अगर आप भगवान के पिक्चरों को देखोगे, फोटोज को देखोगे, तो उसमें आप पाओगे कि भगवान का रूपरेखा जो है वो बना दिया गया है इंसानों की तरह। तो जो भी इस तरह की जो हमारा जो इंसानों की तरह हमारे रिलेट करने की जो आदत है, उसको कह सकते हो कि वो सारे थॉट्स जो हैं वो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म के तहत आते हैं। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, कांत करके जो हमारे महान फिलोसफर हुए हैं, उन्होंने इस शब्द का बहुत प्रयोग किया है। शब्द है अपोस्टेरियरी। सो अपोस्टेरियरी शब्द से आप ये समझिए कि आप उनके बारे में अपोस्टेरियरी कह रहे हो, जो कि आप अगर उनको वैलिड मानना है, आपको सत्य मानना है उनको, तो आप सिर्फ एक्सपीरियंस से मान सकते हो। कहने का मतलब है कि अगर आप उसको एक्सपीरियंस से नहीं मान पा रहे हो, तो वो अपोस्टेरियरी नहीं होगा। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द अपोस्टेरियरी के बिल्कुल उल्टा हो जाता है, उसको कहते हैं अप्रायरी। सो अगला शब्द है अप्रायरी। अप्रायरी क्या है? अप्रायरी है कि आपको एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है उसके सच या ना सच होने की। वो ऐसा है कि वो आपको पहले से पता है कि वो चीजें सच है, आपको कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं है अप्रायरी के लिए। तो अब नेक्स्ट शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है आर्ग्यूमेंट। सो आर्ग्यूमेंट क्या है भाई? तो आर्ग्यूमेंट बेसिकली एक जो फिलोसफी में एक कैटेगरी होती है, एक सब्जेक्ट होता है जिसको लॉजिक कहते हैं। तो आर्ग्यूमेंट जो है वो लॉजिक के तहत आता है। लॉजिक में कॉन्सेप्ट है रीजनिंग का, तो आर्गुमेंट रीजनिंग के अंतर्गत आता है। तो आर्गुमेंट क्या है? आर्गुमेंट है कि एक तरीका है रीजनिंग करने का, जिसका जो पर्पस है वो ये पर्पस है कि जो भी कंक्लूजन हमने ड्रॉ किया हुआ है, तो हम उस कंक्लूजन को प्रूव कर सकें कि वही कंक्लूजन सत्य है। तो उस कंक्लूजन को प्रूव करने के लिए हम जो है आर्गुमेंट बेस करते हैं, और वो आर्गुमेंट से हम लॉजिकली जो है रीजनिंग के तहत मूव करते हैं और स्टैब्लिश करने का ट्राई करते हैं कि हमारा कंक्लूजन जो है वो सत्य है। अगला शब्द है कैटेगरी। सो कैटेगरी वैसे तो सिंपल वर्ड है, आप लोगों ने सुन रखा है कैटेगरी शब्द बहुत बार। सो कैटेगरी शब्द को देखें तो फिलोसफी में कैटेगरी हो गया एक ब्रॉडेस्ट ढंग से, अगर हम किसी ग्रुप में बांटते हैं, तो किसी भी वस्तु को अगर हम उसके ब्रॉडेस्ट टर्म में बांटते हैं, तो वो कैटेगरी कहलाता है। अब जैसे कि आप कंप्लीट लिस्ट ऑफ कैटेगरीज भी हो सकता है। किसी भी वस्तु को लें, सपोज करें हम अभी इस माउस को लें, तो ये जो माउस है हमारा, ये माउस हमारा सॉलिड में भी आ सकता है, ये हमारा ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन में भी आ सकता है। तो ब्रॉडर क्लास क्या है? तो ब्रॉडर क्लास सॉलिड हो गया, ब्रॉडर क्लास ऑब्जेक्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, एटसेट्रा। नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट शब्द है, आपने सुन रखा है, सिंपल सा शब्द है कॉन्सेप्ट। आखिर कहते किसको है कॉन्सेप्ट? तो कॉन्सेप्ट एक थॉट है, एक आइडिया है, एक सोच है, और उसी को कॉन्सेप्ट कहते हैं। और कॉन्सेप्ट से आप ये भी समझ सकते हैं कि किसी भी शब्द का मीनिंग क्या है, किसी भी शब्द की मीनिंग ही कॉन्सेप्ट है, या किसी भी टर्म की मीनिंग क्या है, तो वो कॉन्सेप्ट है। जैसे मैं आपको कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, अभी आप ऐसा समझ सकते हो कि जो भी बातें मैं कर रहा हूँ वो अभी आपको कॉन्सेप्ट का कॉन्सेप्ट बता रही है। नेक्स्ट बात आते हैं। नेक्स्ट बात आती है कि कॉन्ट्रडिक्टरी। आखिर क्या चीजें कॉन्ट्रडिक्टरी हो सकती हैं? कॉन्ट्रडिक्टरी हम स्टेटमेंट्स के कॉन्टेक्स्ट में यूज करते हैं। दो स्टेटमेंट्स को जब हम कंपेयर करते हैं, तो दो स्टेटमेंट्स आपस में कॉन्ट्रडिक्टरी तब होते हैं जब
अगर एक सही है तो दूसरा जो है वो गलत ही होगा। अगर एक सही है तो दूसरा जो है वो गलत ही होगा। दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते, दोनों एक साथ गलत भी नहीं हो सकते। तो दे कैन नॉट बी ट्रू साइमल्टेनियसली एंड दे कैन नॉट बी फॉल्स साइमल्टेनियसली। अगले शब्द पे आते हैं, कॉन्ट्ररी। सो कॉन्ट्ररी शब्द जो है वो आप ऐसा समझिए कि एक मेन स्टेटमेंट है और उसके ऊपर दो और स्टेटमेंट है। अब ये दोनों कॉन्ट्ररी कहलाते हैं जब ये दोनों एक साथ सच नहीं हो सकते। या तो एक सच होगा या तो दूसरा सच होगा, और ऐसा भी हो सकता है कि दोनों के दोनों गलत हो जाएंगे। दोनों के दोनों गलत भी हो जाएंगे तो मेन स्टेटमेंट से कॉन्ट्ररी होता है। नेक्स्ट शब्द पे आते हैं। नेक्स्ट शब्द है corroboration। सो corroboration बेसिकली उस एविडेंस को कहते हैं जो आपके कंक्लूजन को सपोर्ट करता है। आपने कोई कंक्लूजन ड्रॉ किया, अब आपने कोई स्टेटमेंट कहा और ये स्टेटमेंट आपके उस कंक्लूजन को सपोर्ट कर रहा है, प्रूफ नहीं कर रहा। जरूरी नहीं प्रूफ कर रहा, कभी कभी कर भी सकता है प्रूफ, लेकिन वो एक एडेड सेट ऑफ डेटा है जो हेल्प कर रहा है आपके कंक्लूजन को जस्टिफाई करने में। सो वैसे एविडेंसेस को करॉबरेटिव एविडेंसेस कहते हैं। सो प्रोसेस को करॉबरेशन कहते हैं। और नेक्स्ट जो है टर्म वो है कॉस्मोलॉजी। सो कॉस्मोलॉजी बेसिकली कॉस्मोस शब्द से अगर आया तो कॉस्मोस शब्द का मतलब है यूनिवर्स। तो अगर आप यूनिवर्स की स्टडी कर रहे हैं तो उसको कॉस्मोलॉजी कहते हैं। तो इन सब शब्दों का आप ध्यान रखें, अच्छे से इनकी स्टडी करें और उसके बाद आपके फिलोसफिकल पैसेज कुछ न कुछ आसान जरूर हो जाएंगे। आप रीडिंग की जो स्किल है, आपकी जो हैबिट, जो रीडिंग स्किल आप अक्वायर करना चाहते हैं, आप इन शब्दों के ऊपर आप बेस कर सकते हो। जो है कोई भी बुक आपको मिल जाएगी, हम अपने रीडिंग सेक्शन में आपको बुक्स के नाम भी बताएंगे। नेक्स्ट है बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको कहते हैं डिडक्शन। सो डिडक्शन जो हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, रीजनिंग का हिस्सा है। सो कैसी रीजनिंग है ये? पहले आप एक जनरल स्टेटमेंट कहते हो और उस जनरल स्टेटमेंट से आप आगे बढ़ते हो एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट की तरफ कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए। तो अब जैसे मैं कहता हूं कि सारे के सारे जीव मर जाएंगे और हम ये कहते हैं कि XYZ एक जीव है, तो हम कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं कि XYZ मर जाएगा इन दोनों स्टेटमेंट को जोड़ के। ये पूरी जो प्रोसेस हुई इसको डिडक्शन कहते हैं। स्टार्ट कहां से किया हमने? स्टार्ट हमने किया एक जनरल स्टेटमेंट से, सारे के सारे जीव मर जाते हैं। एंड कहां पे किया? XYZ एक पर्टिकुलर जीव मर जाएगा। सो इस तरह की रीजनिंग को जो है वो डिडक्शन कहते हैं। और डिडक्शन को पुण्य मान्यता है सच के लिए। अगर आप कभी भी कोई कंक्लूजन डिड्यूस करते हो तो वो सच ही माना जाएगा। और इसका ऑपोजिट क्या है? इसका ऑपोजिट होगा जो एक पर्टिकुलर से आपको लेके जाएगा एक जनरल की तरफ। डिडक्शन क्या? जनरल से पर्टिकुलर। और ऑपोजिट क्या? पर्टिकुलर से जनरल की तरफ। कौन सा शब्द आएगा उसके लिए? इंडक्शन आएगा। सो इंडक्शन वो तरीका है जो पहले तो आप पर्टिकुलर को ट्रू प्रूफ करते हो, उसके बाद आप ट्राई करते हो कि वो जनरल के लिए भी सही रहे। मैथ्स में आपने 11th स्टैंडर्ड में मैथमेटिकल इंडक्शन नाम का चैप्टर पढ़ रखा था, जिसमें आप कहते थे n इज इक्वल टू 1 पे ट्रू है और मान लेते थे कि n इज इक्वल टू 2 पे भी ट्रू है। आपने देखा, फिर आपने n इज इक्वल टू k पे मान लिया और फिर आप ट्राई करते थे कि n इज इक्वल टू k प्लस 1 पे वो सही प्रूफ हो जाए। सो डिडक्शन और इंडक्शन, फिर से डिडक्शन जनरल टू पर्टिकुलर और इंडक्शन पर्टिकुलर टू जनरल। अगला टर्म जो है वो आता है डिटर्मिनिज्म। और आपने सुन रखा होगा इस शब्द को, डिटर्मिनिज्म को,
और डिटर्मिनिज्म, जिसको हम कहते हैं कि होनी को कौन टाल सकता है, जैसी चीजें जो भाग्य में लिखा है वही मिलेगा, तो वो सारी शब्द जो है वो डिटर्मिनिज्म के तहत आती है। ऐसा व्यू जो कि ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता जो कि इसके अलावा हो सकता है, जो आज हो रहा है वही होना ही था, उसके अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है कि आज जो भी हो रहा है वो किसी न किसी चीज का नेसेसरी आउटकम है, किसी भी कॉज का, और वो जो कॉज है वो भी किसी चीज का एक आउटकम रहा हुआ होगा। और अब क्योंकि कॉजेस फिक्स्ड हैं तो हमारे आउटकम भी फिक्स्ड हैं, तो सारी की सारी चीजें वही होंगी जो हो रखी हैं। इसका ऑपोजिट टर्म आ जाता है इनडिटर्मिनिज्म। तो डिटर्मिनिज्म का ऑपोजिट आ जाएगा आपका इनडिटर्मिनिज्म। नेक्स्ट वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है डायलेक्टिक। सो डायलेक्टिक जो है, अगर आप हीगल को पढ़ेंगे, हीगल को मैं काफी रेकमेंड कर रहा हूँ कि एटलीस्ट आप हीगल के बारे में पढ़ें, हीगल के डायलेक्टिक्स के बारे में पढ़ें, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और अगला शब्द है डायलेक्टिक। और डायलेक्टिक शब्द के दो मीनिंग ले सकते हैं आप। पहला मीनिंग ये है कि आपका जो किसी भी चीज को क्वेश्चन करने का स्किल है, या आपके जो आर्गुमेंट करने का स्किल है, तो उस स्किल को डायलेक्टिक कह सकते हैं। ठीक। दूसरा है जो हीगल के तहत आया कि आइडिया जो है वो कोई भी असर्शन हो सकता है, वो कोई भी स्टेटमेंट हो सकता है, चाहे वो शब्द हो चाहे वो काम हो। और कैसा आइडिया? जैसे आप कुछ कहोगे उसका उल्टा भी एक आर्गुमेंट बन के आ सकता है। मुझे भूख लगी है, तो किसी ने कह दिया मुझे भूख नहीं लगी है। अब ये दोनों स्टेटमेंट क्या है? उल्टा है। एक असर्शन है तो एक ऑपोजिशन है। इसको हीगल के टर्म्स में अगर समझें तो हीगल ने एक को थीसिस कहा और जो उल्टा है उसको एंटीथीसिस कहा। सो थीसिस का उल्टा एंटीथेसिस होता है। लाइट जो है एक पार्टिकल है, तो नहीं, लाइट एक पार्टिकल नहीं है, लाइट एक वेव है। अब क्या आया भाई? थीसिस बन गई, लाइट एक पार्टिकल है, उसका एंटीथेसिस आ गया कि लाइट एक वेव है। अब इन दोनों का क्या होगा? डायलेक्टिक मेथड से जो ये प्रोसेस चल रहा है, सिंथेसिस निकाला जाएगा, और इस सिंथेसिस निकालने की प्रक्रिया को जो है डायलेक्टिक कहते हैं। तो सिंथेसिस क्या निकलेगा? सिंथेसिस ये निकलेगा कि लाइट जो है वो पार्टिकल भी है और लाइट जो है वो वेव भी है। अगले शब्द पे आते हैं। अगला शब्द है डुअलिज्म। सो डुअलिज्म है एक ऐसा व्यू जो कि किसी भी चीज को ऐसे देखता है कि वो दो ऐसे हिस्सों में बांटा जा सकता है कि उन दोनों इंडिविजुअल हिस्सों का कोई और हिस्सा नहीं करा जा सकता है। एग्जाम्पल से समझना आसान होगा। अगर हम ह्यूमन बीइंग्स की बात करें तो हम कहते हैं कि ह्यूमन बीइंग जो है वो दो चीजों से बना है, बॉडी से बना है और माइंड से बना है। अब भाई बॉडी एक बिल्कुल अलग चीज है, और जो हमारा मन है वो बिल्कुल अलग चीज है, हमारी जो सोच है वो बिल्कुल अलग चीज मानी जाती है, और दोनों के दोनों इतने विपरीत हैं एक दूसरे से। तो कोई भी ऐसा व्यू जो किसी भी वस्तु को, किसी भी सोच को, किसी भी कॉन्सेप्ट को जो है ऐसा कहता है कि वो दो हिस्सों में बना हुआ है, उसको डुअलिज्म कहते हैं। अगला शब्द है इमोटिव। फिलोसफर्स जनरली किसी भी रीजन पे जो इमोशंस से लिए जाएं किसी भी डिसीजन को, वो सही नहीं मानते हैं, इमोशन को बहुत तवज्जो नहीं दी जाती है। तो इसीलिए फिलोसफी में जब भी आप इमोटिव या इमोशन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो ये कहीं ना कहीं जो है वो डेरोगेटरी माना जाता है। तो इमोटिव शब्द का मीनिंग है कि आप काफी इमोशनल हैं, और इसको फिलोसफी में डेरोगेटरी शब्द की तरह प्रयोग किया जाता है, क्योंकि या तो आप ऑब्जेक्टिव या इम्पार्शियल रहेंगे, आप इमोशनल होके आर्गुमेंट बेस करेंगे तो वो आर्गुमेंट गलत होने के चांसेस है ही हैं। और इसलिए जो है इमोटिव शब्द को हम डेरोगेटरी ढंग से यूज करते हैं। अगले शब्द पे आते हैं एम्पिरिसिज्म। बहुत कॉमनली मिसअंडरस्टूड वर्ड है, लोगों को लगता है कि आता है पर गलती से ये शब्द उनको ठीक से नहीं समझ में आता है। तो मैं ट्राई करूंगा इसको थोड़ा ठीक से समझाने का कि आखिर एम्पिरिसिज्म है क्या।
तो एम्पिरिसिज्म ऐसा व्यू है जो कहता है कि कोई भी नॉलेज है, किसी भी चीज का, किसी भी वस्तु का कोई भी नॉलेज है, वो एग्जिस्ट अगर कर रहा है तो वो एग्जिस्ट कैसे करना चाहिए? वो एग्जिस्ट करना चाहिए हमारे एक्सपीरियंस के तहत। सो कोई भी नॉलेज अगर हमारे एक्सपीरियंस के तहत है, वही नॉलेज है। ये व्यू पॉइंट को एम्पिरिसिज्म कहते हैं। और एम्पिरिसिज्म का अगर हम आए तो आप क्लियरली समझ सकते हैं कि एम्पिरिकल स्टेटमेंट कौन सा स्टेटमेंट हुआ। एम्पिरिकल स्टेटमेंट बेसिकली वो स्टेटमेंट हुआ जो कि हम एक्सपीरियंस करके बोल रहे हैं। हम उस स्टेटमेंट को जो है एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उसके बाद हम उस स्टेटमेंट को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। तो उसके बेसिस पे अगर आप देखें तो एम्पिरिकल नॉलेज क्या होगा, तो जो भी ये, और नॉलेज के ऊपर भी ले लें कि अगर हम इसको ये कहें कि एम्पिरिकल वर्ल्ड क्या है, तो जब हमारे सारे एक्सपीरियंसेस का समावेश हो जाएगा और उन सारे एक्सपीरियंसेस के ऊपर हम कहते हैं कि दुनिया ये है, हमारे सारे लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंसेस आ गए, तो उस लिस्ट ऑफ एक्सपीरियंस से जो दुनिया की समझ है उसको कहते हैं एम्पिरिकल वर्ल्ड। अब एम्पिरिकल वर्ल्ड अगर है तो एम्पिरिकल नॉलेज भी होगा। एम्पिरिकल नॉलेज क्या है? तो जो भी उस एम्पिरिकल वर्ल्ड में नॉलेज एग्जिस्ट करेगा, वही जो है वो एम्पिरिकल नॉलेज कहलाएगा, राइट? एपिस्टेमोलॉजी, एपिस्टेमोलॉजी फिलॉसफी की एक ब्रांच है जो इस बात से कंसर्न करती है कि कोई भी वस्तु जो है वो कैसी वस्तु है। अगर वो कुछ भी है जो हम जान सकते हैं, वो कैसी वस्तु है, उसके बारे में हम कैसे जान सकते हैं और हम क्या जान सकते हैं। तो ये सारा जो है फिलॉसफी का ब्रांच एपिस्टेमोलॉजी के अंतर्गत आता है और ये काफी डोमिनेंट ब्रांच है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आ गया एसेंस। तो किसी भी वस्तु का एसेंस क्या है? किसी भी वस्तु का एसेंस वो है जो उसको डिस्टिंक्ट बनाता है, उसको अलग बनाता है और उसको वो बनाता है जो वो है। सो किसी भी वस्तु का एसेंस होगा। फोन के पास वो एबिलिटी होनी चाहिए कि हम दूर बैठे लोगों से बात कर सकें। अगर हम टेलीविजन की बात करते हैं, तो टेलीविजन का एसेंस ये है कि हम उस स्क्रीन पे कुछ देख सकें। और किसी भी चीज की एसेंस होती है, ये फिलॉसफी में बहुत बड़ी मान्यता होती है। अगला शब्द है एग्जिस्टेंशियलिज्म। सो एग्जिस्टेंशियलिज्म में मैं आपको कुछ रीडिंग भी रेकमेंड करना चाहूंगा। अगर आप सार्त्रे की कोई बुक पढ़ लें या सार्त्रे की विकिपीडिया पेज धीरे धीरे पढ़ लें तो मैं रिकमेंड करूंगा। काफी इंटरेस्टिंग लगेगा। शुरू में थोड़ा टफ लगता है, पूरी तरह से समझ नहीं आता, हम लोग फिलोसफी में ट्रेंड लोग नहीं हैं, तो पर हम आइडिया ले सकते हैं कि आखिर एग्जिस्टेंशियलिज्म है क्या। तो आप ऐसा समझिए कि ये फिलॉसफी इस बात पे निर्भर करती है कि कोई भी इंसान अगर वो एग्जिस्ट करता है अ, मानव की तरह, तो उसका उसका प्राइमरी क्या पर्पस है, उसके क्या क्या प्राइमरी पजल्स हैं उसकी लाइफ में, और उस पजल को कैसे देखा जाना चाहिए। क्या हम भगवान के साथ हैं या हम अकेले हैं इस दुनिया में? अगर हम अकेले हैं तो क्या डिटरमाइंड वे में जा रहा है हमारा लाइफ या इनडिटरमाइंड वे में जा रहा है? इन सब बातों का आंसर एग्जिस्टेंशियलिज्म में दिखता है। इसकी बातें हम रीडिंग सेक्शन में एक अलग सेक्शन करेंगे एग्जिस्टेंशियलिज्म के ऊपर, और उसमें हम डिटेल में बातें करेंगे। नेक्स्ट आती है जो शब्द है वो है एथिक्स। और एथिक्स आपने काफी सुन रखा होगा एथिक्स के बारे में। सो एथिक्स भी फिलॉसफी का एक ब्रांच कहा जाता है और इस एक किन बातों से कंसर्न करता है? ये कहता है कि हमें कैसे जीना चाहिए। हमें कैसे जीना चाहिए का मतलब कि हमारा जो राइट और रॉन्ग का समझ है, वो क्या चीजें राइट है, क्या चीजें रॉन्ग है, क्या चीजें अच्छी हैं, क्या चीजें बुरी हैं। सो राइट और रॉन्ग, गुड एंड बैड, सही गलत और अच्छी और बुरी, इन बातों में डिफरेंशिएट जो है आप एथिक्स के थ्रू कर सकते हैं। क्या होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, क्या हमारी ड्यूटी है, क्या हमारी ड्यूटी नहीं है, और इस तरह की अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो हैं वो एथिक्स के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट शब्द पे आते हैं
नेक्स्ट शब्द है फॉलिसी। फॉलिसी में आप फॉल्स वर्ड ढूंढ सकते हैं कि इसमें एक फॉल्स जैसा वर्ड है पड़ा हुआ। तो जो स्टेटमेंट कंप्लीटली गलत आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होगा, बहुत ही ज्यादा गलत आर्ग्यूमेंट के ऊपर बेस्ड होगा, उसको फॉलिसी कहते हैं। या हमारा कंक्लूजन जो एक गलत आर्गुमेंट के ऊपर बेस्ड है, उस कंक्लूजन को हम अगर आगे ले जाते हैं बाद में, तो हम किस चीज को आगे ले जा रहे हैं? हम एक फॉलिशियस आर्गुमेंट को आगे ले जा रहे हैं, फॉलिशियस कंक्लूजन को आगे ले जा रहे हैं। तो गलत आर्गुमेंट इज अ फॉलिशियस आर्गुमेंट, और फॉलिसी जो हो गया वो रॉन्ग आर्गुमेंट को कहते हैं। नेक्स्ट शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके लिए मैं आपको पॉपर सजेस्ट करूंगा रीड करने के लिए, फॉल्सिफाइबिलिटी। सो फॉल्सिफाइबिलिटी जो टर्म है, एक रिवोल्यूशनिस्ट तरीका है नॉलेज को देखने का, साइंस को देखने का। स्पेशली साइंस क्या है, सूडो साइंस क्या है, आपको इस टर्म पे पॉपर के कारण लिखे हुए, मैं चाहूंगा कि आप पॉपर का बुक अगर कोई एक बुक पढ़ पाए तो काफी बढ़िया रहेगा। आखिर है क्या फॉल्सिफाइबिलिटी? तो फॉल्सिफाइबिलिटी एक ऐसा स्टेटमेंट है, अगर, और या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट है। हम कहते हैं कि एक स्टेटमेंट फॉल्सिफाइबल है, सिंगल स्टेटमेंट फॉल्सिफाइबल है, या एक सेट ऑफ स्टेटमेंट फॉल्सिफाइबल है, अगर हम ये प्रूव कर सकें अपने एम्पिरिकल टेस्टिंग से कि वो रॉन्ग है। कहने का मतलब कि हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा है। अगर वो हमारे एक्सपीरियंस में नहीं आ रहा तो हम उसको गलत मानने का कदम उठा सकते हैं। इंपेरिकल टेस्टिंग, जैसे आपने थोड़ी देर पहले इंपेरिसिज्म का मतलब समझा, जो आप अपने एक्सपीरियंस से कहते हैं। तो अब यही बात है पॉपर के हिसाब से, जो साइंस और सूडो साइंस में फर्क पैदा करता है। जो डेफिनेशन है साइंस और सूडो साइंस, वो फॉल्सिफाइबिलिटी टर्म के समझ से ही आप समझ पाएंगे। अगला शब्द है अगला शब्द है ह्यूमनिज्म। ह्यूमनिज्म क्या है? एक अप्रोच है फिलॉसफी का। किस ढंग का अप्रोच है? आप इसके नाम में ही देख सकते हो, ह्यूमन इन्वॉल्व है। तो अगर ह्यूमन इन्वॉल्व है तो एक अजम्पशन ये है जो ह्यूमनिज्म के तहत आता है कि मैनकाइंड है जो मैनकाइंड है वो सबसे इंपॉर्टेंट वस्तु है जो एग्जिस्ट करती है। ह्यूमनिज्म ये कहती है कि मैनकाइंड से इंपॉर्टेंट कोई भी वस्तु नहीं है, और साथ ही साथ ये कहती है कि सुपर नेचुरल जो है उसका कोई नॉलेज नहीं होता। अगर ऐसा कोई वर्ल्ड एग्जिस्ट करता है, उसकी नॉलेज सिर्फ इस बात पे एग्जिस्ट करती है क्योंकि जो है ह्यूमन जो है वही जो है सबसे इंपॉर्टेंट है। तो ये शब्द है ह्यूमनिज्म। नेक्स्ट शब्द आपने पढ़ रखा होगा इसको, हाइपोथेसिस। इसमें भी आपने जब स्टार्ट करा होगा ज्योमेट्री तो आपको हाइपोथेसिस मिला होगा, और आपको समझाया भी होगा स्कूल में टीचर्स ने कि हाइपोथेसिस क्या है। सो हाइपोथेसिस एक ऐसी थियरी को कहते हैं, हाइपोथेसिस, जिसका सत्य होना जो है हमने मान लिया है इस समय के लिए। क्यों मान लिया है? क्योंकि हमारा एक पर्पस है अभी। इस समय हम चाहते हैं कि हम किसी भी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाते हैं अगर, तो हम कहाँ से स्टार्ट करें। तो जो स्टार्ट करेंगे तो हम एक हाइपोथेसिस फ्लोट करते हैं, और उसको हम मान लेते हैं कि वो हाइपोथेसिस जो है वो सच है, और उस हाइपोथेसिस को लेके हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी चीज को डिसप्रूव करना होता है बहुत बार, तो आप उस हाइपोथेसिस को भी डिसप्रूव कर सकते हो। लेकिन हाइपोथेसिस क्योंकि माना हुआ सच है, तो उसको आप डिसप्रूव नहीं करते हो, आप उसके बाद कुछ गेन्स अचीव करने के लिए अपनी इन्वेस्टिगेशन में जो है यूज करते हो। तो अब आपके पास उसको वैलिड है नहीं वैलिड है का कोई ऐसा, आपके पास बहुत कम ऑब्जर्वेशन है, बहुत कम एविडेंस है जहां आप प्रूव कर पाओगे कि आपकी हाइपोथेसिस सच है या गलत है। लेकिन अगर हाइपोथेसिस नहीं होगी तो बहुत सारी नॉलेज भी नहीं होगी, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं तो स्टार्ट करना ही है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है आइडियलिज्म। अब आइडियलिज्म वर्ड में आइडियल शब्द आया, और ये आइडियल शब्द जो है वो अगर आप देखें तो आप इसको कंपेयर कीजिए मटेरियलिज्म से। हमेशा जब भी आपको आइडियलिज्म वर्ड आए
तो आप एक साइड आइडियलिज्म रखिए और एक साइड मटेरियलिज्म रखिए। आइडियलिज्म क्या है? आइडियलिज्म कहता है कि रियलिटी जो है वो मटेरियल से ना बन के जो है नॉन मटेरियल से बना है। चाहे हमारा जो दिमाग है, माइंड है, हमारे अंदर जो हमारी सोच है, जो हमारी स्पिरिट है, या अगर हम कहते हैं कि आत्मा है या एक स्पिरिट है, तो ये सारा व्यू पॉइंट आइडियलिज्म के तहत आता है, जिसमें कि मटेरियलिज्म और मटेरियलिस्टिक सोच से दूर जाता है। और नेक्स्ट वर्ड आपने ऑलरेडी कर रखा है जब आप डिटर्मिनिज्म कर रहे थे, तो डिटर्मिनिज्म का बिल्कुल उल्टा हो गया, जिसमें कि इनडिटर्मिनिज्म आया। इनडिटर्मिनिज्म क्या है? ऐसा व्यू है कि सारे के सारे जो इवेंट्स हैं वो ऐसा जरूरी नहीं कि जो पीछे हुआ है उसके बाद एक फिक्स्ड आउटकम ही मिलेगा। आपके पास हर समय बहुत सारे हर स्टेजेस पे अलग अलग रास्ते थे, क्योंकि आपने उनमें से एक रास्ता चूज किया, आपने उनमें से एक रास्ता चूज किया, उन बहुत में से फिर से एक चूज किया, तब आज आप जाके यहाँ आए हैं। तो डिटर्मिनिज्म कहता है कि नहीं, वो रास्ते फिक्स्ड थे, एक ही रास्ते हर स्टेजेस पे थे। इनडिटर्मिनिज्म कहता है कि हर स्टेज पे अलग अलग पॉसिबिलिटीज थे, क्योंकि आपने उस पॉसिबिलिटी में से एक पॉसिबिलिटी चूज किया, फिर अगले स्टेज में जब आप घुसते हैं फिर आपके पास बहुत पॉसिबिलिटीज थे। तो सेट ऑफ पॉसिबिलिटीज मिलके आप डिटरमाइन नहीं कर सकते कि आप सिंगल पाथ पे ही हमेशा एग्जिस्ट करते, आप वो जर्नी वापस से स्टार्ट करते तो आज आप कहीं और होते। तो ये व्यू पॉइंट जो है वो इनडिटर्मिनिज्म कहलाता है। अगला शब्द भी आप लोग अच्छे से समझ चुके हैं, इसको इंडक्शन कहते हैं। अब वापस से मैं कह देता हूं, जो है कि जब आप एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट का उपयोग करके आप उसको एक जनरल ट्रुथ की तरफ स्टैब्लिश करने का ट्राई करते हो, तो इस मेथड को इंडक्शन कहते हैं, मेथड ऑफ इंडक्शन कहते हैं। तो आप कहते हो कि अब जैसे फिलोसफर के टर्म में रखें कि सोक्रेट्स मर गया, प्लेटो भी मर गया, एरिस्टोटल भी मर गया, और सारे के सारे इंसान जो हैं वो मर ही गए हैं, जो जो पैदा हुए हैं। तो फ्यूचर में जो भी इंसान होगा वो भी मर ही जाएगा। तो इसको कहते हैं प्रोसेस ऑफ इंडक्शन, जो हमारा एंड स्टेटमेंट आया। हमारा नेक्स्ट वर्ड है इंट्यूशन। सो इंट्यूशन क्या है? कोई भी चीज आप डायरेक्ट जान जाते हो, आपको पता नहीं कैसे जान गए आप सेंस से जाने या सोच के जाने, रीजनिंग नहीं यूज किया आपने इंट्यूशन में, आपने कोई लॉजिकल स्टेप्स नहीं देखे, बस आप जान गए उस चीज को। तो जो डायरेक्ट जानने की प्रक्रिया है उसको इंट्यूशन कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है इरिड्यूसिबल। आर्ग्यूमेंट के केस में होता है और थिंग्स के केस में, कि जिसको हम आगे रिड्यूस नहीं कर सकते हैं। अब जैसे मैटर की बात करते थे, तो जब फिलोसफर समझना चाहते थे कि आखिर ये सृष्टि किन चीजों से बनी है, तो आपने डाल्टन की थ्योरी ऑफ एटम्स पढ़ी होगी। उस थ्योरी में उन्होंने कहा कि जो सबसे रिड्यूस करके जो बचेगा वो एटम है, उससे फर्दर रिड्यूस नहीं करा जा सकता। तो एटम इज इरिड्यूसिबल कह के आप फिर कहते हो। तो इरिड्यूसिबल वो है जिसको कि आप और सिंपलर फॉर्म में नहीं रिड्यूस कर सकते हो। फिर लिंग्विस्टिक फिलॉसफी बहुत ही बड़ा ब्रांच है फिलॉसफी का। इसमें दो राइटर्स को आप, या दो राइटर्स के बारे में आप पढ़ सकते हो जिन्होंने काफी काम किया है लिंग्विस्टिक पे। इनफैक्ट मैं आपको तीन नाम देता हूँ अभी। एक आप सॉशर ले लो, दूसरा आप नोआम चॉम्स्की के लिंग्विस्टिक्स के बारे में पढ़ें, उनको उनके एक्सपेरिमेंट्स काफी इंटरेस्टिंग भी हैं, और तीसरा आप थोड़े और इंटरेस्टेड हुए तो विटगेन्स्टाइन करके एक फिलोसफर हुए, आप उनके बारे में पढ़ें, काफी अच्छा लगेगा आपको। सो लिंग्विस्टिक फिलोसफी करता क्या है? तो ये अपने लैंग्वेज के बेसिस को एनालाइज करता है, और ये कहता है कि जो हमारे फिलोसफिकल प्रॉब्लम्स हैं जिसको हम आंसर करना चाहते हैं,
वो बहुत बार उतने कॉम्प्लेक्स होते नहीं हैं, बट लैंग्वेज उसको बहुत कॉम्प्लेक्स खुद में बना देता है। सो अगर हम बहुत केयरफुल एनालिसिस करें लैंग्वेज का, तो हमको बहुत सारे जो आंसर्स हैं फिलॉसफी के, जो क्वेश्चंस हैं, उनके हमको आंसर मिल जाएंगे। और बहुत सारी और बातें हैं, बहुत डिटेल्ड फील्ड है, कभी समय रहा तो रीडिंग सेक्शन में इसको जरूर डिस्कस करेंगे। अगला शब्द है लॉजिक। लॉजिक भी फिलॉसफी की एक ब्रांच है, जिसमें कि आप रैशनल आर्ग्यूमेंट की स्टडी करते हैं, उसके कॉन्सेप्ट क्या हैं, उसके रूल्स क्या हैं, उसके मेथड्स क्या हैं, रैशनल आर्ग्यूमेंट के, ये सारी बातें लॉजिक में डिस्कस करी जाती है। अगला शब्द ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, भूलिएगा मत इसे। इसको कहते हैं लॉजिकल पॉजिटिविज्म। क्या है लॉजिकल पॉजिटिविज्म? एक ऐसा व्यू है जो ये कहता है कि सिर्फ इंपिरिकल स्टेटमेंट जो है वही मीनिंगफुल है, क्योंकि सिर्फ वही हम वेरीफाई कर सकते हैं, बाकी बातें मन का वहम है। सो लॉजिकल पॉजिटिविज्म इंपिरिकल स्टेटमेंट को ही सही मानने के व्यू को कहा जाता है। आगे आते हैं, मेटाफिजिक्स के बारे में बात करते हैं। है क्या मेटाफिजिक्स? तो मेटाफिजिक्स अगेन जो है फिलॉसफी का एक ब्रांच है, और ये किस क्वेश्चन को आंसर करता है? ये इस क्वेश्चन को आंसर करता है कि जो भी आज एग्जिस्ट करता है हमारे आसपास, कुछ भी जो चीजें एग्जिस्ट करती हैं, उसका अल्टीमेट नेचर क्या है। वो जो हमारे नेचुरल वर्ल्ड है, उसको एक क्वेश्चन पूछता है बाहर से। तो इस पूरी दुनिया को जब हम देख रहे हैं, उसको अगर हम बाहर से देखें तो हम क्या क्या क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। और साथ ही साथ ये भी कहा जाता है कि आप साइंस से नहीं इसको आंसर कर सकते, साइंस क्योंकि उस दुनिया के अंदर की बात हो जाती है। तो मेटाफिजिक्स जो है उस पूरी दुनिया को बाहर से देखते हुए उसके जो सोच बनती है, उसके ऊपर जो थ्योरीज बनती है, वो पूरी की पूरी ब्रांच फिलोसफी की मेटाफिजिक्स कहलाती है। नेक्स्ट शब्द जो हमने पहले यूज किया, यहाँ पे लिखा हुआ भी है, मटेरियलिज्म। मटेरियलिज्म क्या करता है भाई? मटेरियलिज्म ये कहता है कि जो भी चीजें आज रियल में एग्जिस्ट कर रही हैं, वो किसी न किसी मटेरियल से बनी हुई हैं। कोई भी इस सृष्टि में ऐसी चीज नहीं है जो मटेरियल से नहीं बनी हुई है। इसका ऑपोजिट हमने देखा था, मटेरियलिज्म का ऑपोजिट शब्द था आइडियलिज्म। और इस स्टेटमेंट को भी वापस से पढ़ते हैं, द थ्योरी दैट ओनली वन थिंग दैट आर रियल आर ऑब्जेक्ट्स दैट कैन बी एक्सपीरियंस्ड थ्रू द सेंसेस। तो मटेरियल आप उस चीज को कहते हो जिसको आप अपने सेंसेस से महसूस कर पाते हो, या तो आप उसको देख सकते हो, सुन सकते हो, उसको महसूस कर सकते हो, उसको छू सकते हो, या उसको सूंघ सकते हो। सो मटेरियलिज्म जो है वो रियल एग्जिस्टेंस को मटेरियल से जोड़ता है, सेंसेस के एक्सपीरियंस से जोड़ता है। अगले शब्द पे आते हैं, अगला शब्द है मेटाफिलॉसफी। मेटाफिलॉसफी क्या करता है? वो फिलॉसफी की ही स्टडी करता है। भाई जो फिलोसफर फिलॉसफी पढ़ रहे हैं, उनका तरीका क्या है, उनके मेथड्स क्या हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। सो फिलॉसफी के ऊपर उनके तरीकों की स्टडीज को मेटाफिलॉसफी कहते हैं। तो अगला शब्द जो है वो है मेथोडोलॉजी। तो मेथोडोलॉजी क्या है? मेथोडोलॉजी है आप कौन सा मेथड लेते हो किसी भी इंक्वायरी को, या किसी भी इन्वेस्टिगेशन में, किसी भी फिलोसफी के प्रॉब्लम को सॉल्व करने में, और आप कौन कौन से आर्ग्यूमेंट कंस्ट्रक्ट करते हो एक के बाद एक। ये पूरे रूट को मेथोडोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट शब्द पे आते हैं, नेक्स्ट शब्द है मोनिज्म। इंपॉर्टेंट वर्ड है, याद रखिएगा। मोनिज्म कहता है, एक ऐसा व्यू है कि कुछ वस्तु जो है वो एक सिंगल एलिमेंट से ही बना हुआ है। अब जैसे कि हम जो इंसान हैं, वो हम तो मोनिज्म क्या कहेगा? मोनिज्म कहेगा जिसे तुम बॉडी और सोल की तरह देख रहे हो, वो कोई एक ही सब्सटेंस है। उस सब्सटेंस के दो रूप हैं,
और डुअलिज्म क्या कहेगा? डुअलिज्म कहेगा कि आप बॉडी और सोल दोनों से बने हैं। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड आता है मिस्टिसिज्म। बहुत बार सुना है, सोचा है, पर ठीक से नहीं समझ पाए इस शब्द को। मिस्टिसिज्म आखिर किसको कहते हैं? जब हमारे देश को कहा जाता है कंट्री ऑफ द मिस्टिक्स, तो किस बारे में बात हो रही होती है? तो ये बात हो रही होती है जो हमारे देश में भी इसके एग्जाम्पल हैं, वो है कि जो हमारा इंट्यूटिव नॉलेज है, जो हमको बिना किसी कारण से जो जिसको हम नॉलेज मान के चलते हैं, वो जो है इस नेचुरल वर्ल्ड में, जो हमारे आसपास नेचुरल वर्ल्ड में है, उसको ट्रांसेंड कर देता है, उसको उसकी परवाह नहीं करता वो। तो इंट्यूटिव नॉलेज के ऊपर जो है इस नेचुरल वर्ल्ड का कोई मायने नहीं है। परम सत्य जो है वो माया हो सकती है, परम सत्य इस नेचुरल वर्ल्ड में है, ऐसा ना माने अगर हम, तो इस तरह की सोच मिस्टिसिज्म कहलाएगी। नेक्स्ट पे आते हैं, इसका उल्टा हो जाएगा अगर आप देखेंगे तो नेचुरलिज्म। नेचुरलिज्म क्या है? कि रियलिटी वही है जो आप समझा सकते हैं। किसी भी चीज जो आपके इस नेचुरल वर्ल्ड के बाहर का प्रयोग ना कर सके, उसके माध्यम से। तो जो भी आपके इर्द गिर्द जो नेचुरल वर्ल्ड है, आपको किसी भी बात को समझाना है रियलिटी के बारे में, तो आप उन बातों से समझा सकते हैं, आपको किसी भी एक्सटर्नल रेफरेंस की जरूरत नहीं है। तो मिस्टिसिज्म बिल्कुल इंट्यूटिव सा हो गया, और नेचुरलिज्म जो हमारे आसपास है वही रियलिटी है और उसी से समझाना चाहिए। अगला शब्द आते हैं, बहुत ज्यादा सुना है इसके बारे में, नेसेसरी, जरूरी है, ये नहीं तो होगा नहीं। इसका ऑपोजिट है कंटिंजेंट। जब आप कहते हो कि यही होगा, तो नेसेसरी आर्गुमेंट बन जाता है, यही होगा ही होगा, ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है, ये हो गया कंटिंजेंट। सो नेसेसरी में होगा ही होगा। अब डेविड ह्यूम करके एक फिलोसफर थे, उन्होंने कहा कि लॉजिक में नेसेसिटी ही है, नेसेसरी ही होना है, लॉजिक में कंटिंजेंसी नहीं चलती है। और लॉजिक में नेसेसरी कंडीशन ही चलती है, लेकिन रियल वर्ल्ड में नेसेसरी कंडीशन हो ये जरूरी नहीं है। नेक्स्ट जो बात आती है वो आती है कि नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के बारे में। नेक्स्ट जो सेंटेंस है वो है नेसेसरी एंड सफिशिएंट। अगर कोई इंसान एक्स है और वो हस्बैंड है, तो उसका नेसेसरी कंडीशन क्या है? नेसेसरी कंडीशन है कि उसकी शादी होनी चाहिए, लेकिन क्या ये सफिशिएंट कंडीशन है? क्या अगर होता, अगर वो एक्स जो है वो फीमेल होती, सो क्या वो हस्बैंड हो सकती थी? नहीं हो सकती थी। सो सफिशिएंट कंडीशन जो है कि एक्स हस्बैंड रहे, वो एक्स मैन भी हो और एक्स मैरिड भी हो, ये दोनों मिलके नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन बनेंगे। और बहुत ज्यादा एक एरर हो जाता है लोगों के जहन में कि नेसेसरी कंडीशंस को नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन मान लिया जाता है। नेसेसरी का मतलब कि ये जरूरी तो है, पर हो ही जाएगा सिर्फ उसके होने से। ये जरूरी है, कुछ और जरूरी है, कुछ और जरूरी है, मिलके कोई इवेंट हो रहा होगा। एक होगा तो जरूरी नहीं कि वो इवेंट हो, क्योंकि वो इवेंट दो और बातों पर निर्भर कर रहा था। तो नेसेसरी है, पर क्या सफिशिएंट है? so, जब आप नेसेसरी और सफिशिएंट कहते हो कि ये इवेंट और ये इवेंट तीनों मिलके जो है नेक्स्ट इवेंट को रूप दे सकते हैं, और ये तीनों होंगे तो हो ही जाएगा, तब आप कहते हो कि वो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है। नेक्स्ट वर्ड पे आते हैं। नेक्स्ट वर्ड है नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी। अब कॉन्ट्रडिक्टरी का उल्टा आप इसको मान सकते हैं, नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी। अगर
एक दूसरे के समक्ष ऐसा ना हो कि एक सत्य है तो दूसरा असत्य हो जाएगा, ऐसा ना हो। ये अपना एग्जिस्ट कर रहा है पहला आर्गुमेंट, और दूसरा आर्गुमेंट अपना इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रख रहा है। तो दो आर्गुमेंट अगर एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है तो उनको आप कह सकते हो कि वो नॉन कॉन्ट्रडिक्टरी स्टेटमेंट है। नोमेनन मेरा वन ऑफ द फेवरेट वर्ड है, नोमेनन। कांत की फिलॉसफी से ये शब्द आता है, नोमेनन। इसके बारे में थोड़ा लंबा एक्सप्लेनेशन जरूरी होगा। अगर पानी है और पानी को ग्लास में डालते हैं तो उसका शेप चेंज हो सकता है, हो जाता है। तो अगर हम मान लें कि वो जो ग्लास है वो हमारा सोचने का सेंस है, तो क्या वो रियलिटी के शेप को, रियलिटी के स्ट्रक्चर को अपने हिसाब से ढालता है? क्या दिमाग की एबिलिटी जो है और जिसको हम परसीव करते हैं, क्या हम को जो दिमाग परसीव करवाता है वो हम परसीव करते हैं? तो क्वेश्चन ये बनता है कि जो बाहर की रियलिटी है, क्या हम उसको वैसे का वैसा समझ पा रहे हैं, या बीच में दिमाग आ जा रहा है, दिमाग उसको अल्टर करके समझा रहा है? इसका मतलब दो रियलिटी बनी। एक रियलिटी बनी जो बाहर होगा, और वो रियलिटी जो है वो हमको कभी नहीं पता चल सकता। लेकिन हमको क्या पता चलेगा? हमको पता चलेगा जो रियलिटी हमको हमारा माइंड समझाता है। जो रियलिटी हमको हमारा माइंड समझाता है उसको हम फिनोमिनन कहते हैं। तो जो रियलिटी हमको हमारा माइंड समझाता है उसको फिनोमिनन कहते हैं। तो लेकिन जो बाहर रियलिटी एग्जिस्ट कर रहा है, जो कुछ और होगा, वो नोमेनन कहलाता है। तो वो अननोएबल, जो कि जिसको जाना नहीं जा सकता है, जो हमारे कॉन्शियस में कभी भी आ नहीं सकता, वो सिर्फ कारण बन सकता है जो हमारे कॉन्शियस में आने का, उस रियलिटी को नो मेनन कहते हैं।